इन द एग्रीगेट इट्स रेस्ट पीरियड टोटल ऑफ फुल 15 आवर्स पर डे। और ये इसका जो रेस्ट पीरियड अगर हम टोटल काउंट करते हैं इस तरीके से तो 15 आवर्स का इसका रेस्ट पीरियड निकलता है। तो जो 24 आवर ये वर्क करता है उसमें से 9 आवर्स का इसका वर्किंग पीरियड होता है और 15 आवर्स का इसका रेस्टिंग पीरियड हो जाता है। और इतना रेस्ट करने के बाद ही ये इतना स्मार्ट होता है कि ये 50 तक, 60 तक, 70 तक और कुछ कुछ व्यक्तियों में 90 साल तक लगातार वर्क करता रहता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, फिर एक इसके बाद आपको एक तीसरा यहाँ जो थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है इसका कि आराम करके अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो किस तरीके से। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके दौरान एक विंस्टन चर्चिल नाम का व्यक्ति था इन इज लेट 60s एंड अर्ली 70s। लेट 60s और अर्ली 70s का मतलब हो गया कि नियर अबाउट उसकी उम्र रही होगी लगभग 69, 70 और 71 के बीच में। वाज एबल टू वर्क, वो काम कर पाया 16 आवर्स अ डे, 16 आवर्स अ डे, यानी एक दिन में वो 16 घंटे लगातार काम कर पाया। अब सोचिए कि जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से अगर देखें तो काम कुछ ज़्यादा नहीं है कि अगर कोई आदमी 70 साल की उम्र में 16 घंटे लगातार वर्क कर रहा है, जबकि ये तो जो युवा व्यक्ति होते हैं उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है। और ये व्यक्ति 16 घंटे लगातार काम कर रहा है। तो वाज एबल टू वर्क 16 आवर्स अ डे ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, डायरेक्टिंग दैट वार एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और जो ब्रिटिश एम्पायर का जो युद्ध के प्रयास थे उनको इसने डायरेक्ट किया उसमें, यानी युद्ध के प्रयासों को निर्देशित करने का इसका काम था। ए फिनोमिनल रिकॉर्ड, एक अभूतपूर्व अगर रिकॉर्ड मान के चलें, एक घटना विषय का रिकॉर्ड मान के चलें, हिज सीक्रेट, उसका जो रहस्य है उसका ये है कि ही वर्कड इन बेड ईच मॉर्निंग अंटिल 11 o'clock। ही वर्कड इन बेड, कि वो बिस्तर में ही काम करता ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, अंटिल 11 o'clock। तो इसके काम करने का अगर शेड्यूल देखा जाए तो कुछ इस तरीके से था कि 11 बजे तक ये लगातार अपने बिस्तर पर ही वर्क करता। बिस्तर पर वर्क करने का मतलब कि कुछ भी जो इसके लिखा पढ़ी का काम होता वो करता। रीडिंग रिपोर्ट्स, इसमें वो रिपोर्ट रीड करता। डिक्टेटिंग ऑर्डर्स, जो आदेश देने का काम था वो करता। मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स करता। एंड होल्डिंग इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस, और जो इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्फ्रेंस होती उनको करता। आफ्टर लंच, इसके बाद लंच करता। ही वेंट टू बेड अगेन, लंच करने के बाद ये फिर से बेड पर चला जाता। एंड स्लेप्ट फॉर एन आवर, और यहाँ वो रेस्ट कर लेता 1 घंटे के लिए। खाना खाने के बाद 1 घंटे के लिए वो रेस्ट कर लेता। इसके बाद 1 घंटे के बाद फिर वर्क करता। और इन द इवनिंग, शाम के समय में, ही वेंट टू बेड वंस मोर, वो एक बार फिर से बेड पर चला जाता। एंड स्लेप्ट 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए फिर से सो जाता। हैविंग डिनर एट नाइट, बिफोर हैविंग डिनर एट नाइट, तो रात्रि में जो डिनर करता उससे पहले 2 घंटे यहाँ फिर से रेस्ट कर लेता। ही डिडंट क्योर फैटिक, उसे कभी भी अपने मोटापे का इलाज नहीं किया। ही डिडंट हैव टू क्योर इट, उसे कभी इलाज करने की आवश्यकता नहीं हुई। ही प्रिवेंटेड इट, उसने अपने आप को मोटा होने से रोक लिया। बिकॉज ही रेस्टेड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि उसने बार बार समय के बाद, एक समय अंतराल के बाद उसने आराम किया। और जिस तरीके से आपका हार्ट वर्क करता है कुछ इस तरीके से वर्क किया। ही वॉज एबल टू वर्क, वो काम कर पाया ऑन फ्रेश होकर के। एंड फिड अंटिल लॉन्ग पास्ट मिडनाइट, और मध्य रात्रि के बाद तक भी काम कर पाता था। तो इससे हमें ठीक से समझ में आ गया कि जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली वर्किंग न करके थोड़े थोड़े समय के बाद अगर आराम करते हुए काम को करता है तो जो व्यक्ति कंटिन्यूस वर्क करते हैं उनकी तुलना में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकता है। इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। और अगर आपको पूरा ठीक से समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिखे हुए हैं इनको कराने से पहले आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद इनके आंसर बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको इस पैसेज में से कुछ शब्द निकालने हैं विच कन्वे फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनके मीनिंग ये हैं। तो यहाँ जो वर्ड मीनिंग है वो लिखे हुए हैं, आपको वो वर्ड निकालना है। जैसे टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर,
किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाना, ज़्यादा मजबूत बनाना, उसे क्या कहा गया यहाँ? तो टफंड कहा गया। अगर आप चाहें तो पीछे एक पेज पलट करके देख सकते हैं, जो दूसरी लाइन का पहला वर्ड है टफंड, उसी को वहाँ आपको लिख देना है, TOUGHENED, टफंड। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखें स्टेइंग विद इन लिमिट्स, और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो फ्रेज दी है होल्ड अप, टू स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूती से खड़े रहना, तो यहाँ आप लिख देंगे होल्ड अप, HOLD, होल्ड अप, UP अप। इसके बाद थर्ड नंबर पे दिया है द पार्ट ऑफ अ लार्ज मशीन दैट डिग्स मूव्स अर्थ, द पार्ट ऑफ अ लार्ज मशीन, एक बड़ी सी मशीन का वो हिस्सा, दैट डिग्स, जो खोदता है, मूव्स अर्थ, जो मिट्टी को इधर उधर करता है। तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे कि जो इस तरीके से चलता है उसे फावड़ा कहते हैं, शॉवेल। और ये अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 116 पे जो ऊपर से तीसरी लाइन है उसका पहला वर्ड है शॉवेल, SHOVEL। अगर आप इसे नाउन फॉर्म में देखेंगे तो इसका अर्थ फावड़ा होता है, और अगर इसे वर्ब में देखेंगे तो इसका अर्थ खोदना होता है। इसके बाद अगला देखिए दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके। इस वर्ड को भी अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर से जो थर्ड लाइन में ही, जिसमें अभी आपने शॉवेल देखा था, उसी में बिल्कुल आगे चले आइए और लास्ट से दो वर्ड पहले देखिए, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है वेरी ग्रेट और इम्प्रेसिव। वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट, और इम्प्रेसिव, जो प्रभावकारी होता है, उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। इसे आप लिख देंगे फिनोमिनल। और ये आपको मिलेगा जो आपका दूसरा पेज नंबर 116 पे जो दूसरा पैराग्राफ है आपका, उस दूसरे पैराग्राफ की थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड है फिनोमिनल, PHENOMENAL, फिनोमिनल, पूरा वर्ड लिखा है फिनोमिनल रिकॉर्ड। तो बस ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जिनके आपको वर्ड इस पैसेज में से ढूंढ करके देने थे। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, हालांकि आपको यहाँ तो ये सारे क्वेश्चन लर्न करने, और लर्न तो आप हर बार कर ही लेते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट आर्मी डिस्कवर्ड। क्वेश्चन एकदम से क्लियर है कि जो यूनाइटेड स्टेट आर्मी है या जो US आर्मी है, तो उसने क्या खोजा है। तो ये जो अभी आपने पैसेज पढ़ा, तो इस पैसेज में आपको पढ़ कर के यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने जो रिपीटेड टेस्ट किए थे, तो उनसे उन्हें क्या समझ में आया या उन्हें क्या नई इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई। तो अगर आप इसके लिए पैसेज में पेज नंबर 115 पर आएंगे, तो यहाँ आपको जो दूसरी फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है वहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड, कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने खोजा बाय रिपीटेड टेस्ट, और ये उन्होंने रिपीटेड टेस्ट करके खोजा, यानी बार बार परीक्षण किया, तब उन्हें ये समझ में आया। क्या समझ में आया? दैट इवन यंग मैन टफन्ड बाय ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कैन मार्च बेटर एंड होल्ड अप लॉन्गर इफ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स एंड रेस्ट 10 मिनट्स ऑफ एवरी आवर। अब इस आंसर को यहाँ देखिए कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी, अब यहाँ चूँकि टेंस आपका छूटा है, तो एक बार यहाँ हैज और दोबारा से लिख लीजिए, यहाँ छूट गया है कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड, कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने खोजा। अब क्या खोजा वो यहाँ आपसे पता लग ही गया। क्या बताया उन्होंने कि यंग मैन, फिर डायरेक्ट आप जाएंगे कि कैन मार्च बेटर, यानी अगर कोई यंग मैन है, कोई युवा व्यक्ति जो होता है, उन्होंने ये बताया, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है। मार्च जैसे जब सेना पैदल कूच करती है उसे मार्च कहते हैं। तो कोई भी जो सैनिक होता है, अगर वो मार्च करता है एक जगह से दूसरी जगह, जब सेना जाती है, तो यहाँ यंग मैन से मतलब आप एक सैनिक से समझिए,
कि जो यंग मैन होता है, यानी एक जो सैनिक होता है, कैन मार्च बेटर, कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है। बेटर यहाँ क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कंपैरिजन, वो अभी समझ में आएगा। एंड होल्ड अप लॉन्गर, तो एक तो वो मार्च अच्छे से कर सकता है और एक वो होल्ड अप लॉन्गर रह सकता है। होल्ड अप का मतलब मैंने आपको पीछे भी यहाँ बताया था, टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो यंग मैन कैन मार्च बेटर, कि जो यंग मैन होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मजबूती से खड़ा रह सकता है। कब? इफ़ दे थ्रो डाउन। थ्रो डाउन का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, उतार देना। तो यदि वो हटा देते हैं देयर पैक्स, पैक्स का मतलब वजन, जिसे अपन लोग बोझ कहते हैं, तो यदि वो अपने वजन को हटा देता है एंड रेस्ट, और आराम करता है 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, ऑफ एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। यानी एक व्यक्ति जो रेगुलरली 7 या 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और एक वो व्यक्ति जो 1 घंटे में, ड्यूटी तो वो भी 8 घंटे की करता है, लेकिन वो 1 घंटे में 10 मिनट के लिए जो उसका वजन होता है, जो भी वजन लेकर के वो ड्यूटी करता है, अगर उस वजन को 1 घंटे में 10 मिनट के लिए वो उतार देता है, उस वजन को अगर वो हटा देता है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से होल्ड अप कर सकता है, ज़्यादा मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो यानी यहाँ पहले तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी गई है। इसका मतलब क्या है कि दोनों, कौन से दोनों व्यक्तियों की तुलना करी जा रही है, कि एक व्यक्ति जो रेगुलरली 8 घंटे की ड्यूटी करता है और कोई भी रेस्ट नहीं लेता, और दूसरा वो व्यक्ति जो कि 1 घंटे में, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट का रेस्ट लेता है। तो जो रेस्ट लेता है वो व्यक्ति कैन मार्च बेटर, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, एंड होल्ड अप लॉन्गर, और वो भी ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है। लेकिन शर्त उसकी ये है कि इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, कि यदि वो अपने वजन को उतार देता है, वजन को हटा देता है, एंड रेस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए आराम करता है, ऑफ एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि उन्होंने क्या चीज़ खोज करके निकाली। तो उन्होंने ये बात खोज करके निकाली कि एक तो सामान्य व्यक्ति जो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, और एक वो व्यक्ति जो 1 घंटे में 10 मिनट का रेस्ट लेता है। ये कहाँ से खोजा, अभी अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इतना समझ लें कि जो व्यक्ति रेगुलरली ड्यूटी करता है उसकी तुलना में जो व्यक्ति 1 घंटे में 10 मिनट का रेस्ट करता है, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टे स्ट्रॉन्ग, होल्ड अप लॉन्गर, मजबूती से खड़ा रह सकता है। लेकिन इन दोनों की कंडीशन तब है कि इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, कि यदि वो अपने वजन को हटा देता है, एंड रेस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए आराम करता है, फॉर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। अब यहाँ आपको समझना है जो मैंने अभी छुड़वाया था कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड दैट यंग मैन, कि वो यंग मैन कैन मार्च बेटर। लेकिन मैंने अभी कहा कि इतने को आप छोड़ दें, लेकिन कौन सा यंग मैन? तो उसके लिए ये एडजेक्टिव के रूप में लगाए कि टफंड बाई ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, कि वो यंग मैन जिसको मजबूती दी जाती है, जिसको मजबूत बनाया जाता है बाई ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। तो सामान्य अवस्था में पता है कि आर्मी की ट्रेनिंग के द्वारा एक व्यक्ति को मजबूत बनाया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग के द्वारा मजबूत बना दिया जाता है, वो व्यक्ति कैन मार्च बेटर, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, एंड होल्ड अप लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि वो अपने बोझ को हटा देता है, एंड रेस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए अगर वो आराम करता है, ऑफ एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बात ठीक से समझ में आ गई होगी। क्लियर? फिर से समझिए यहाँ पूरी बात को कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड दैट यंग मैन। अब इस यंग मैन, कौन सा यंग मैन? तो उसके लिए आप एडजेक्टिव के रूप में जोड़ेंगे, इसकी विशेषता बताने के लिए जोड़ेंगे कि वो यंग मैन जो आर्मी की ट्रेनिंग के द्वारा मजबूत बना दिया जाता है, वो यंग मैन। बात आगे क्लियर समझ में कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड दैट यंग मैन। आपके दिमाग में तो यही रहना है कि यंग मैन कैन मार्च बेटर, कि यंग मैन ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है, एंड होल्ड अप लॉन्गर। लेकिन कौन सा यंग मैन? तो वो यंग मैन जो टफंड बाई ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, तो जो ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग के द्वारा मजबूत कर दिया जाता है,
वो यंग मैन कैन मार्च बेटर। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आप यंग मैन को देख करके आपने यूज़ किया कि यंग मैन कैन मार्च बेटर, कि यंग मैन ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है। एंड होल्ड अप लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि वो अपने वजन को हटा देता है। एंड रेस्ट 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए आराम कर लेता है ऑफ एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। क्लियर।